चलिए दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है। लेक्चर नंबर 1 का ही मैं रिमेनिंग पोर्शन लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। मैं विमल असाटी, बकवास फिजिक्स चैनल पर। अभी पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्रेशनेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या इस्तेमाल उसका हो रहा है कि वेवलेंथ निकालने के लिए होना है, कोहेरेंट सोर्सेज जो वर्चुअल है उन्हें तैयार करना है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, या फिर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न हमें ऑब्जर्व करना है, उसके लिए फ्रेशनेल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के सेटअप का इस्तेमाल हो रहा है। ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि ऑप्टिकल बेंच पर किस तरीके से इन सबका अरेंजमेंट है, इवन रे डायग्राम भी बताई और कैसे बनानी है वो भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताई। तो उसके लिए आप तरीका ध्यान रख सकते हैं 5, 7, 5। सर ये क्या था? यहां पर मैंने 5 लाइन इस्तेमाल करी, 1 2 3 4 5। यहां 5 इस्तेमाल करी, 1 2 3 4 5, जो रजिस्टर की 5 लाइन, और ये ऊपर की एक और नीचे की एक, तो यहां 7 लाइन है। पूरा खेल 5 7 5 में निपट जाता है। अब ये सब बात तो हुई जिसमें हमने एम समझा, ऑपरेटर सेटअप देखा, रे डायग्राम बनाई। मैंने यहाँ कॉर्नर पे जब भी फॉर्मूला लिखकर रखा था, वो फॉर्मूला हमारी रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमें अगर प्रॉब्लम के अंदर, एक्सपेरिमेंट के अंदर कहीं ना कहीं वेवलेंथ ऑफ द लाइट अगर फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ ऑफ द वेव डिटरमाइन करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें उस फॉर्मूले का सही इस्तेमाल करना होगा, सही और परफेक्ट इस्तेमाल करना होगा। तो जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं वो है कैपिटल X इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। हमारा टारगेट जो है वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज, सो लैम्डा का फॉर्मूला बनेगा कैपिटल X इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, कैपिटल X इंटू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D। तो हमारा इस फॉर्मूले के बनाने के पीछे का उद्देश्य है कि जो हमारा टारगेट है वेवलेंथ फाइंड आउट करना, वो तभी फाइंड आउट हो सकती है जब हमारे पास 3 अननोन क्वांटिटी मौजूद हो, जिसमें एक नाम है डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स एंड स्क्रीन। स्क्रीन यानी आईपीस है, माइक्रोमीटर आईपीस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये जो माइक्रोमीटर आईपीस होता है, ये जो जिस तरीके से दिख रहा है, जो बताया था मैंने, तो फिल्मों में आप देखते ना, कभी कभी किसी को सुपारी देते, किसी को निपटाना है करके, तो कई वो जो टेंडर लेते हैं, ठेका लेते, किसी को किलिंग करने का फिल्मों में दिखाते हैं, तो दूर से बंदूक से ऐसा पास जाके टुचुक नहीं मारते, दूर से बंदूक से निशाना लगा देते। तो अब उतने दूर का कहां से दिखा भैया? उसकी आंखों में ऐसा कौन सा दिव्य शक्ति है? तो आंखों में नहीं होती, आंखों के सामने वो आईपीस लगाता है। तो उस आईपीस में क्रॉस वायर अरेंजमेंट होता है। आईपीस में जो अरेंजमेंट होता है वो क्रॉस वायर अरेंजमेंट होता है। आप बोलोगे सर क्रॉस वायर अरेंजमेंट किसको बोलते हैं? ये इस तरीके से अरेंजमेंट होता है, इस तरीके से क्रॉस वायर अरेंजमेंट होता है। बीच का जो पोर्शन ओपन दिख रहा है वो टारगेट डिसाइड करता है। तो जब कोई बुलेट से शूट करने जाता है तो ये पोर्शन जहां पर आ गया, मतलब वो टारगेट सेट हो गया। अब कुछ कुछ क्रॉस वायर पूरी तरह से ऐसे रहते हैं, तो उसमें और आसानी से समझ में आ जाता है, बुलजाई मिल जाता है, बिल्कुल कंफर्म कि ये हमारा कौन है? टारगेट है। तो बस आईपीस, माइक्रोमीटर आईपीस इसी टारगेट की मदद से अपने काम आगे के करेंगे। और यहां पर हम फ्रिंजेस, ये जो मैंने बनाया था जब भी पिछले लेक्चर में आपने सुना, तो ये जो फ्रिंजेस बनी थी जो ऐसी दिख रही है, अब ये डायग्राम है इसलिए अपन ऐसा दिखा रहे, स्क्रीन पर ऐसी बनती है। तो ये फ्रिंजेस यहां जो बनती है वो इस तरीके से बनती है, जिसमें इधर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर इधर में डार्क है, फिर ब्राइट है। सो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट मिलते हैं। ये क्रॉस वायर का ये फोकसिंग पॉइंट कहलाता है। इसकी मदद से हम फ्रिंजेस की विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं। सर क्यों बता रहे? समझने के लिए बता रहा कि हमको जानकारी चाहिए। तो अगर हमें दोस्तों लैम्डा फाइंड आउट करना है, सो लैम्डा के लिए 3 अननोन पता होना चाहिए, जिसमें पहला नाम है कैपिटल D, डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स एंड स्क्रीन। हमें मालूम है
कि वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स दिखाई नहीं देते, लेकिन इतना तो पता है कि ऑप्टिकल बेंच के ऊपर सोर्स कहाँ है। तो जहां सोर्स होता है उसी के ऊपर और नीचे, जहां सोर्स होता है, रे डायग्राम से दिख रहा है, जहां सोर्स होता है उसी के ठीक ऊपर और नीचे वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स तैयार होते हैं। तो इससे साबित हो जाता है कि स्क्रीन का ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, स्टैंड नहीं, स्क्रीन का ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके ठीक सामने से लेकर जहां मोनोक्रोमेटिक सोर्स रखा है वहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कैपिटल डी बन जाता है, जिसे गिनने के लिए जैसा मैंने कहा था कि ऑप्टिकल बेंच की लेंथ 2 मीटर की होती है। सो ऑब्वियसली यहां पर कुछ ना कुछ स्केल अरेंजमेंट लगा हुआ है, न भी हो तो हम स्केल लगाकर डायरेक्टली यहां पर गिन सकते हैं कि भाई तुम्हारे मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट और जो तुम्हारा आईपीस है उसके स्क्रीन का डिस्टेंस कितना है। तो ये समझ में आता है, ये माइक्रोमीटर आईपीस की स्क्रीन है, ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, उनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी है जो आपको दिखाई दे रहा है। कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन, चाहो तो 2 वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स एंड द स्क्रीन या आईपीस बोलो, या तो मोनोक्रोमेटिक सोर्स या फिर आईपीस का ऑब्जेक्टिव लेंस बोलो। सो कैपिटल डी का सवाल ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, इट कैन बी मेजर। सर हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, जैसा कि मैंने फॉर्मूला कहा, फॉर्मूले में लैम्डा बताया निकालना है। सो उसको निकालने के लिए जो हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं, जो हम मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं। जो प्रोसीजर हम पढ़ने जा रहे हैं, जो मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसमें 3 बातें हमको फाइंड आउट करनी है। जिसमें पहली बात मैंने बताई अभी, मेजरमेंट ऑफ कैपिटल डी। हम कैपिटल डी का मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल भाषा है, आपको आसानी से समझ जाती। मेजरमेंट ऑफ कैपिटल डी, स्केल लगी हुई है, सिर्फ गिनना है, कैपिटल डी आपके हाथ में आ जाएगा। कैपिटल डी के बाद दूसरा पड़ाव होता है कैपिटल एक्स, फ्रिंज विड्थ। कोई घबराने की बात नहीं, अगर आपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई की है दोस्तों, तो आपको स्क्रीन पर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। हमारा टारगेट हमको कैसे सेट करना है, ये जो क्रॉस वायर आपको दिख रहा है आईपीस का, इस क्रॉस वायर को किसी भी डार्क या ब्राइट बैंड पर फोकस करना है, एज पर। मान के चलो आपको स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया और आपका क्रॉस वायर ठीक कहां था, बीच में, तो आपको उस क्रॉस वायर की सेटिंग आपको सेंट्रल ब्राइट बैंड के और फर्स्ट डार्क बैंड के बाउंड्री पे सेट करनी है। सेंट्रल ब्राइट बैंड के और फर्स्ट डार्क बैंड, ये सेंट्रल ब्राइट बैंड है और ये फर्स्ट डार्क है, उसकी बाउंड्री पे सेट करना है। और सेट करने के बाद वो आईपीस पर जो भी रीडिंग आएंगी, नीचे मेजरिंग अरेंजमेंट होता है आईपीस स्टैंड पर, नीचे स्टैंड के पास वो अरेंजमेंट आईपीस में रहता है, उससे आप जो भी डिस्टेंस काउंट करोगे, क्योंकि आपके आईपीस पर आपको फोकसिंग कहां मिल रही है, सेंट्रल ब्राइट पर, आप उससे थोड़ा सा इधर खिसकोगे, सरकोगे और क्रॉस वायर के उस टारगेट को सेट करोगे कहां पर, पहले डार्क की बाउंड्री और सेंट्रल ब्राइट की बाउंड्री पर, सेंट्रल ब्राइट और पहले डार्क की बाउंड्री पर। जो भी रीडिंग आएंगी उसको आपने नाम दे दिया x0, ऐसी समझने के लिए। उसके बाद आप उस क्रॉस वायर को आगे लेकर जाओगे और उसकी फोकसिंग करोगे जहां पहला डार्क बैंड खत्म हो रहा है और पहला ब्राइट बैंड शुरू हो रहा है, यहां पर। जब फोकसिंग यहां पे करोगे तो जो डिस्टेंस आएगा उसका नाम रहेगा x1। ऑब्वियसली x0 से x1 थोड़ा आगे है तो x1 डिस्टेंस बड़ा दिखेगा, x0 थोड़ा छोटा दिखेगा। इस x1 में से x0 को क्या कर देंगे, माइनस। तो दोस्तों आपको इस डार्क बैंड की क्या मिल जाएंगी, विड्थ। पहली बार डार्क बैंड की विड्थ मिलेंगी x1 माइनस x0। इस प्रोसेस को आप और आगे कर सकते हैं। अगला फोकस आप माइक्रोमीटर आईपीस का रख सकते हैं, कहां पर, जहां पहला ब्राइट खत्म हो रहा है, दूसरा डार्क शुरू हो रहा है। उस डिस्टेंस का नाम दे दिया हमने स्मॉल x2 और उस स्मॉल x2 में से x1 वाले को क्या कर दिए, माइनस। अगर आप x2 में से x1 को माइनस कर दिए तो आपको उस ब्राइट बैंड की विड्थ मिल जाएंगी। और आप ऑब्जर्व करोगे, भले ही प्रैक्टिकली है, हम थेरोटिकली तो कहते हैं कि डार्क और ब्राइट बैंड की विड्थ सेम है, प्रैक्टिकली
जब एक्सपेरिमेंट कर रहे तो हो सकता है हल्का सा फर्क हमारे गिनने की वजह से या धोखे से कुछ ऐसी बात हो जाए कि हमारी काउंटिंग गड़बड़ हो जाए, तो ही आपको विड्थ थोड़ी कम ज्यादा दिख सकती है। अन्यथा दोस्तों विड्थ बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगी, चाहे डार्क की हो या ब्राइट की। x1 माइनस x0 किया तो डार्क की मिली, x2 माइनस x1 किया तो ब्राइट की मिली। ऐसी सभी की बैंडविड्थ आप निकाल सकते हो। सभी की जितने बार बैंडविड्थ निकालोगे लगभग सभी के आंसर कैसे आने चाहिए, सेम। तभी आपका कंफर्मेशन होगा कि जो हमारा टारगेट था कि फ्रेशनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट के अंदर स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, क्योंकि मैंने 3 टारगेट की बात की थी, लैम्डा निकालना है, वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स तैयार करना है और स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व करना है। तो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स तैयार हो चुके हैं, इनका डिस्टेंस निकलना बाकी है, स्मॉल डी, वो बाकी अब पता चल जाएगा। फ्रिंज विड्थ से पता चल गया कि स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है, मतलब वो टारगेट स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न पूरा होता है। प्रैक्टिकली जितने भी विड्थ निकालेंगे x1, x2, x3, x4, x5 सबको ऐड करेंगे, पूरे निकालेंगे, सबको चेक करेंगे, सबको ऐड करेंगे, पूरे निकालेंगे, सबको चेक करेंगे, सब सेम है क्या, सबको ऐड करेंगे, जितने बार ऐड करेंगे उतने से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके जो मिलेगा वो रहेगा मीन एक्स यानी एक्चुअल ओरिजिनल बैंड विड्थ। तो दूसरा टारगेट हमारा पूरा हुआ, मेजरमेंट ऑफ फ्रिंज विड्थ और बैंड विड्थ माइक्रोमीटर आईपीस की मदद से। अब पढ़ाव जा रहा है तीसरे मेजरमेंट की तरफ। सर तीसरा मेजरमेंट कौन है, स्मॉल डी। स्मॉल डी कैलकुलेट करने का मैं पहले ही आपको लिख कर दे रहा हूं फॉर्मूला, ताकि आपको किसी प्रकार की अड़चन महसूस ना हो। सर स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेस है, ये d1 d2 कहां से आ गया। सो d1 और d2 तब पैदा होते हैं जब ऑप्टिकल बेंच में आप लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैं इतने देर से आपको पढ़ा रहा हूं, चाहे मैंने पहले लेक्चर में बात की, अभी अपने बचे हुए लेक्चर में बात कर रहा हूं। मैंने मोनोक्रोमेटिक सोर्स कहा, स्लिट कहा, बाइप्रिज्म कहा, लेंस कहा, लेकिन आपको उसका इस्तेमाल नहीं बताया क्योंकि यहां कहीं लेंस आपको नजर नहीं आ रहा। सो लेंस का इंट्रोडक्शन उस बात के लिए किया जाता है ताकि हम बड़े आसानी से वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सके। तो अगर ये लेंस इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे सो वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी नहीं निकल सकता। सो लेंस की 2 पोजीशन होती है, एक बाइप्रिज्म के करीब उसे L1 पोजीशन कहते हैं, बाइप्रिज्म के करीब उसे L1 पोजीशन कहते हैं। अगर बिल्कुल लेंस को यहां रख दिया तो, और जब लेंस बाइप्रिज्म के काफी करीब होता है तो इससे मिलने वाली जो फ्रिंजेस मिलती है वो बड़े साइज की मिलती है। तो बड़े साइज की जो इमेज मिलती है फ्रिंजेस आईपीस के ऊपर, जो फ्रिंज का साइज है, अभी नॉर्मल फ्रिंज का साइज ऐसा है, क्यों, क्योंकि लेंस बाइप्रिज्म और आईपीस के बीच में था या नहीं था, नहीं भी था, या बाइप्रिज्म और आईपीस के ठीक बीच में था, यहां या तो लेंस नहीं था और था तो ठीक बीच में था, तो लगभग फ्रिंजेस का साइज, ये जो फ्रिंजेस यहां मिल रही है स्क्रीन पे, जो फ्रिंजेस पूरी मिल रही है वो लगभग तुम्हारे सोर्स के अकॉर्डिंग ही मिल रही थी, पूरे सोर्स के अकॉर्डिंग जो मिल रही थी। साइज, ऊंचाई यानी उतनी, जितना सोर्स वाला पैटर्न इतना है तो इतने में ही वो फ्रिंजेस सेट हो गई। अब जो फ्रिंजेस मिल रही है या उसकी जो सोर्स की इमेज मिल रही है, अब लेंस करीब लाने से, यहां नहीं है, बाइप्रिज्म के करीब है, तो सबको पता है लेंस जितना करीब आएगा इमेज का साइज उतना बड़ा होगा। सो इसे कहते हैं मैग्नीफाइड इमेज। D2 कौन है बेटा, मैग्नीफाइड इमेज। माइक्रोमीटर आईपीस ऊपर ले जाना पड़ेगा, फिर नीचे लाना पड़ेगा, ऊपर ले जाकर और नीचे ले जाकर उसकी हाइट गिनेगा, हाइट यानी साइज, कितनी बड़ी इमेज है। पहले जब लेंस इंट्रोड्यूस नहीं था या होता भी तो सेंटर पे होता, तो जो ये साइज होता वही साइज का मिलता फ्रिंजेस ऊंचाई में। अब ऊंचाई बढ़ रही है, मैग्नीफाइड इमेजेस मिल रही है, साइज ऑफ मैग्नीफाइड इमेज D2, पोजीशन कौन सी थी, L1। अब उसी लेंस को जो सेंटर पे था बीच में, बाइप्रिज्म और आईपीस, शब्द बराबर रखिएगा, बाइप्रिज्म और आईपीस के या तो लेंस बीच में रहेगा या तो नहीं रहेगा, तो नॉर्मल आपको स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिल गया, फ्रिंजेस उसी हाइट की मिलेंगी जिस साइज का आपका ऑब्जेक्ट है या सोर्स है। लेकिन जब लेंस आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो बाइप्रिज्म के करीब है
तो फ्रिंजेस का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि लेंस अपनी पोजीशन से पीछे गया, सो साइज मैग्नीफाइड हो जाएगा। तो साइज ऑफ मैग्नीफाइड इमेज जो माइक्रोमीटर आईपीस की मदद से मूव ऊपर कराकर मूव नीचे कराकर काउंट करेंगे वो बड़ा साइज मिलेगा। बाद में वही लेंस इस पोजीशन से हटाकर इस पोजीशन पे लाए, L2 पोजीशन, पहले L1 पोजीशन कही, अब L2 पोजीशन कह रहा हूं। सो जब L2 पोजीशन पर लाया, सो L2 पोजीशन पर आने के बाद इमेज, क्योंकि बाइप्रिज्म से लेंस का डिस्टेंस बढ़ गया, सो इमेज जो भी मिल रही थी पहले, जो भी हाइट थी पहले फ्रिंजेस की, अब वो कम होगी। मतलब पहले मैग्नीफाइड पास लाए तो एक्चुअल से लेंस सेंटर से बाइप्रिज्म की तरफ लाए तो एक्चुअल से बड़ी मिलने लगी। अब सेंटर से आगे की तरफ ले गए अर्थात बाइप्रिज्म से दूर और आईपीस के करीब, तो एक्चुअल से बड़ा मिलने के बजाय छोटा मिलने लगे। तो जितना आपका लेंस का डिस्टेंस आईपीस के तरफ होगा, आपकी इमेज का साइज उतना डिमिनिश्ड अर्थात छोटा होगा, जिसे मैं साइज ऑफ डिमिनिश्ड इमेज कहता हूं, साइज ऑफ डिमिनिश्ड इमेज। और इस डिमिनिश्ड इमेज का जो साइज है, छोटा इमेज का साइज है, ओरिजिनल से कुछ तो भी कम। ये ओरिजिनल था जब लेंस वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं था, और होता भी तो कहां, मैंने कहा एग्जैक्ट बीच में, यहां दोनों के ठीक बीच में। लेकिन बीच से इधर लिया तो मैग्नीफाइड इमेज मिली। इमेज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो इमेज वर्चुअल नहीं है, रियल। लेंस इधर ले गए, फिर से मिली इमेज लेकिन छोटी मिली। तो ये जो साइज ऑफ डिमिनिश्ड इमेज बोल रहा हूं जिसको नाम दिया D1, साइज ऑफ मैग्नीफाइड इमेज जिसको नाम दे रहा हूं D2, L1 के लिए D2 पोजीशन, L1 के लिए D2 साइज, L2 के लिए D1 साइज, जानबूझ के समझने के लिए उल्टे नाम दिए। तो ये जो कुछ भी इमेजेस मिल रही है ये पूरी तरह से रियल है। अब रियल इमेज है तो रियल इमेज का साइज मिल गया, रियल इमेज है तो रियल इमेज का क्या मिल गया, साइज मिल गया। और रियल इमेज का साइज अगर आपके पास है, सो D1 की वैल्यू पुट करेंगे, D2 की वैल्यू पुट करेंगे। D1 D2 अंडर रूट के अंदर है, सो स्मॉल d डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल कोहेरेंट सोर्सेस, जो सोर्सेस दिखाई नहीं दे रहे थे उसका डिस्टेंस निकालने का जुगाड़ आ गया। मतलब एक टारगेट जो हमारा था कि वर्चुअल कोहेरेंट सोर्स कैसे तैयार होते, उसका डिस्टेंस कैसे निकलता है, वो चीज हमारे सामने आ गई। और इसकी मदद से अब जब ये मिल गया अर्थात इसका मेजरमेंट भी हो गया, सो स्मॉल d x लैम्डा के लिए पूरा रास्ता खोल देता है। कैपिटल X स्मॉल d कैपिटल D। कैपिटल D इसलिए ज्यादा चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि सबको मालूम है कैपिटल D डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एम हो गया, अपरेटस हो गया, सेटअप हो गया, रे डायग्राम हो गया, फॉर्मूला हो गया, मेजरमेंट की पूरी प्रोसेस हो गई, और अब आ गया सब्स्टिट्यूशन। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, कैलकुलेटेड वैल्यूज x स्मॉल d एंड कैपिटल D in the formula. We can measure the wavelength of light used in that experiment. So this is the Fresnel's biprism experiment for determination of distance between virtual coherences, for the study of steady interference pattern, and finally for the determination of wavelength of light used. So this is again the practical form. This is again the practical form to study the wave nature of the light, to study the interference of light, to study the transverse natures of the light. ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर ज़रूरी नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम है, सब्सक्राइब भी कोई ज़रूरी नहीं, पहला पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छे से पढ़िए, अच्छे से वीडियो का एंजॉय कीजिए, रिपीटेशन दीजिए, अगर नहीं समझे तो रिपीट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।